किया, क्या जानकारी शुरुआत के दौर में आपको जानने मिली? મારું નામ કિશોર કુનાલ છે. હું ગુજરાત કાડરનો આઈપીએસ અફસર હતો. મારી પહેલી પોસ્ટિંગ મહેસાણા, પછી આનંદનો એસપી હતો. જ્યારે હું ડીસીપી અમદાવાદ પૂર્વી ક્ષેત્રનો હતો ત્યારે મારી પાસે એક શિકાયત પત્ર આવ્યું જેમાં લખ્યું હતું કે એ સાધુ જે છે એ ચરિત્રહીન છે. જ્યારે જાય છે વ્યાસ ગદ્દી પર બેસે છે, પહેલા વ્યભિચાર કરીને જાય છે, આવે છે પછી એ કામ કરે છે. જ્યારે હું વોલન્ટરી રિટાયરમેન્ટ માટે ત્યાં ગયો હતો એ પત્રની તપાસ કરી હતી. પત્ર તો નહીં મળ્યું, કિંતુ એની પૂર્વની એ રીતે થઈ કે જ્યારે બિહારના મુખ્યમંત્રીની પત્ની દિલ્હીમાં બીમાર હતી ત્યારે એક મંત્રી ગયો હતો એની પેરવીમાં. હું ત્યારે ધાર્મિક ન્યાસ બોર્ડ, બિહાર ધાર્મિક ન્યાસ બોર્ડ અધ્યક્ષ હતો. તો મેં બાત નીતિશ કુમારજીને કહ્યું હતું, એ બાત કહી હતી. અને નીતિશ કુમારે જ્યારે આસારામ બાપુ જેલ ગયા તે બાતની ઓથેન્ટિસિટીની સબની જાણ દઈ હતી. આપણી પુસ્તકના એક બે કિસ્સા મેં પણ વાંચ્યા જેમાં આપે કહ્યું છે કે જેમાં લખવામાં આવ્યું છે કે રિક્ષા ચાલક હોય કે કોઈ પણ ટેમ્પા ચાલક હોય તેને આપ કહો તો સીધા તે સાબરમતી આશ્રમ લઈ જતા હતા. તે વિશે જો આપ જણાવી શકો. नहीं, त्यारे हमारे लिए तो महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम ही सबसे महत्वपूर्ण था. लेकिन उस समय आसाराम बापू की इतनी प्रसिद्धि थी कि कोई कहता था कि साबरमती जाना है तो भी आसाराम बापू के आश्रम में ले जाते थे. इतनी प्रसिद्धि थी उस आश्रम की. जब मैं डीसीपी अहमदाबाद में था 1978 में. अच्छा, आपसे ये भी जानना था कि जिस तरह से आपने बात की, कभी कभी ये भी जो खत की बात आपने की, एक बात जी 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 खत्म कीजिए आपकी बात. जी जी नहीं, ऐसा है, मैं एक आपको बहुत रोचक वाक्य सुनाना चाहता हूँ. मैं गुजरात पहुंचा, उसी के 10 दिनों के अंदर नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुआ. किताब में भी ये बात मैंने लिखी है. तो हम लोग रोड पर रहते थे और पुलिस का वाहन जब जाता था तो विद्यार्थी लोग नारा लगाते थे मफतलाल जा रहा है. तो पुलिस वाले उतर करके बड़ी पिटाई करते थे. मैंने पूछा कि मफतलाल इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको पुलिस से जोड़ रहे हैं तो इसमें गुस्सा होने की क्या बात है. तो किसी ने मुझे पहले नहीं बतलाया. एक दिन एक हवलदार ने बतलाया कि सर गुजराती में मुफ्त को मफतलाल कहते हैं. मफतलाल यानी मुफ्त खाने वाला, मुफ्त सामान लेने वाला, मुफ्त सब कुछ काम कराने वाला. तो बहुत दिनों तक पुलिस की इमेज ऐसी थी, लेकिन पिछले 30 साल में मैं समझता हूँ पुलिस ने अपनी छवि सुधारी है और मफतलाल वाली बात लोग भूल गए. मेरी किताब में नवनिर्माण आंदोलन पर भी बहुत कुछ प्रकाश डाला गया है, क्योंकि नवनिर्माण आंदोलन हम लोगों ने देखा है और उसके बारे में सब कुछ लिखा है. नवनिर्माण आंदोलन कैसे शुरू हुआ और कैसे इनके नेताओं में इतनी ईमानदारी थी कि एक आध को छोड़ करके कोई राजनीतिक लाभ किसी ने नहीं लिया. यह नवनिर्माण आंदोलन की बहुत बड़ी उपलब्धि थी. और नवनिर्माण आंदोलन के बाद ही देश में जो इंदिरा गांधी जी के खिलाफ वातावरण बना था, जिसके कारण इमरजेंसी आई और फिर इंदिरा गांधी जी को जाना पड़ा. सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने पुलिस फोर्स की बात की है, 30 साल में बहुत बदलाव देखे, पर लेकिन जब आप गुजरात में आए, क्या आपको लगा कि कोई आईपीएस या कोई पुलिस अधिकारी भी आशाराम के साथ था, वो उनका अनुयायी बन चुका था? कभी कभी जब तलाश करने जाते थे, तफ्तीश में जाते थे, तो आपको हालाकी होती थी उसमें? नहीं, ऐसा है, उस समय तो आसाराम बापू के बारे में बहुत जानता नहीं था. आसाराम बापू के बारे में एक पत्र आया और जब तक उस पर तपास होती
तब तक मैं बिहार चला आया था। लेकिन हाँ, जब मैं गया था ये वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के लिए 2000 ईस्वी में, 2001 के भूकंप में भी मैं वहीं था। तब एक दो ऐसे बहुत अधिकारी थे जो आसाराम बापू के भक्त थे। जब मैंने अपने मित्र ज्ञानचंद रायगढ़ जी के यहाँ उस पत्र की चर्चा की तो उस आईपीएस ऑफिसर ने कहा था कि सर, मैं आसाराम बापू का मंत्र दीक्षित शिष्य हूँ, उनकी चर्चा आप नहीं करें, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं चर्चा नहीं करूंगा। उनके बहुत सारे लोग मंत्र दीक्षित शिष्य थे। सर, कभी ऐसा हुआ है जब आपको जानकारी मिली हो कि कोई आप तफ्तीश में गए हो और आपको उनके लिए रोक दिया गया हो कि भाई ये तो बहुत बड़े संत है, इनकी तफ्तीश नहीं कर सकते, इनसे हम बातचीत नहीं कर सकते? नहीं, असल में वो उस समय अहमदाबाद में केवल 2 डीसीपी हुआ करते थे। एक पूरब में मैं था, पश्चिम में एसएन सिन्हा साहब थे जो बाद में डीजीपी हुए। तो उस समय इन पर बहुत इंक्वायरी नहीं शुरू हुई थी। एक बात मैं गुजरात के बारे में, चूंकि आपका समय समाप्त हो जाएगा, बतला देना चाहूंगा कि बाबू भाई जसभाई पटेल वो कितने आदर्श मुख्यमंत्री थे, इसकी मैंने किताब में चर्चा की है। आज गुजरात के लोगों को उनके चरित्र के बारे में, कि मुख्यमंत्री रहने के बारे में बाद भी उनमें अभिमान नहीं था। वो बस में जाते थे, रोड पर बैठकर दाढ़ी बनाते थे, और जब बिहार आए थे एक चुनाव प्रचार में तो स्लीपर क्लास में आए थे, और जब चाय पीने गए थे हाजीपुर के प्लेटफॉर्म पर तो बिहारी लोगों ने उनका सीट कब्जा कर लिया था। बहुत मुश्किल से उन लोगों ने सीट छोड़ी। तो यह सादगी आज नहीं मिलती है। आज के प्रत्येक राजनेता के लिए यह एक सबक होनी चाहिए, उनके लिए सीख होनी चाहिए कि बाबू भाई जसभाई पटेल जैसे नेता भी इस युग में, इस देश में, हर प्रांत में जरूरी है। इस किताब को जरूर पढ़ा जाना चाहिए, बाबू भाई जसभाई पटेल के चरित्र को। आपने जब किताब की बात की और बिहारी कब्जे की बात की है, तो आपकी किताब में एक और किस्सा है कि बिहार की कोई जमीन को लेके, जो गैर कानूनी जमीन थी उसके ऊपर भी कब्जा था, उसमें भी आसाराम का कोई नाम था, उसके बारे में भी आप अगर बता सके। बीच बीच में आवाज ફરી વખત જોડાવાનો પ્રયાસ કરીશું તેમને અમારી સાથે, પરંતુ તેઓ પૂર્વ ડીસીપી તે માટે રહી ચૂક્યા છે ને તે દરમિયાન અમદાવાદનો જે પરિસ્થિતિ હતી તેઓ જાણકાર છે। તેઓની પુસ્તકમાં આશારામને લઈને પણ અનેક વાતો કરવામાં આવી છે। કિશોર કૃણાલે તેમની પુસ્તકમાં પણ લખ્યું છે કે તેઓ જ્યારે ગાદી પર બેસતા તો તે વ્યભિચાર અંગે પહેલા વ્યભિચાર કરતા, ત્યારબાદ ગાદી પર આવીને બેસતા અને ગાદી પરથી ઉતર્યા બાદ ફરી એક વખત વ્યભિચાર કરતા। તો આવા અનેક કિસ્સાઓ તેમણે તેમની પુસ્તકમાં પણ લખ્યા છે। 2 બાળકો ગુમ થયા અને ત્યારબાદ આશારામ પર જે ગાળિયો કસવામાં આવ્યો અને તેના લીધે આ સમગ્ર ઘટનાનો એક બાદ એક ખ્યાલ આવ્યો કે કેવી રીતે એક વ્યક્તિ એક આશ્રમમાં રહી અને અનેક એવા ગેરકાનૂની કાર્યો કરતો હતો। જે આશ્રમ છે તે આશ્રમમાં લોકો ભક્તો જે આવતા હતા તેનો દુરુપયોગ કરવામાં આવતો હતો, તેમની આસ્થા સાથે રમત રમવામાં આવતી હતી। અને જ્યારે અનેક લોકો જે સિસ્ટમમાં હતા, પોલીસ હોય, મંત્રીઓ હોય કે કોઈ નેતા હોય, એ તમામ લોકો જ્યારે સંત પાસે એક અનુયાયી તરીકે જતા હતા તો તેનો જ ઉપયોગ સંત દ્વારા, આશારામ દ્વારા કરવામાં આવતો હતો। सर, एक बार आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपकी पुस्तक में आपने बताया है कि कोई बिहार की जमीन थी जिसमें भी आसाराम का नाम था, कोई जमीन को लेके आपने वो बात कही गई, अगर आप वो विस्तार से बता सके। बिहार की जमीन पर उन्होंने कब्जा किया था, बहुत मुश्किल। असल में यहाँ पर एक भीखमदास ठाकुरबारी है, उसी की जमीन करीब 15 कट्ठा जमीन उन्होंने कब्जा की थी, उनके साधकों ने कब्जा की थी। मैं धार्मिक न्यास बोर्ड का अध्यक्ष था, उसके लिए मुझे हाईकोर्ट तक लड़ना पड़ा और अंत में उस जमीन को खाली करवाया गया और आज वहाँ पर एक नेत्रालय चलता है, आई हॉस्पिटल चल रहा है। सर, तभी भी फोन तो आए होंगे कि आप आसाराम मैं पहला व्यक्ति था जो आसाराम बापू जी के कब्जे में जो जमीन थी ली गई थी दूसरे मठ की, उसको वापस कराया था। तो तभी भी आपके ऊपर दबाव तो बनाया गया होगा कि ये तो बापू की जमीन है, आप इसको नहीं कर सके, आपको भी पाप लगेगा, नरक में जाएंगे, ऐसी बातें आपको भी हुई होगी। हाँ, बहुत बहुत। अभी श्राप देने से लेकर के सब तरह की बात होती थी। गुजरात से लोग आते थे, बिहार के लोग कहते थे। मैं बतलाता था कि मैंने उस समय कहानी वो
शिकायत पत्र वाली नहीं किसी को बतलाई थी, केवल इतना ही कहा था कि एक बिहार में कहावत है कि नानी के सामने ननिहाल की बातें नहीं करते। मैं इतना ही कहता था कि आसाराम बापूजी क्या हैं मैं अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए मुझ पर न श्राप का असर होगा, न धमकी का असर होगा, न पैरवी का असर होगा। और अंत में वो जो मेरे साथ मतलब पहले घटना हुई थी उस समय वो अपनी पराकाष्ठा पर थे लोकप्रियता की, लेकिन बाद में हर पाप का घड़ा फूटता है, तो उस तरह से उनका ये श्रेय हुआ। आपको सर कब जानने मिला कि ये जो है पाखंडी है और ये सब जो कार्य कर रहा है वो एक कानून की आड़ में किए जा रहे हैं? उनका बेटा भी उसमें शामिल है, वो खुद भी उसमें शामिल है और भक्तों के साथ दुर्व्यवहार या तो उनका गलत इस्तेमाल होता है। हेलो जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो जी जी, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कब आपको पता चला कि अब आवाज मिल रही है? हम तो हाँ। वो तो ये कब आपको जानने मिला पूछ कि रहे ये थे, पाखंडी कुछ कब साधु पता है? चला? हाँ, नहीं ऐसा है, वह जब 1978 में जब शिकायत पत्र मिला था उसी समय संदेह के बीज बन गए, मेरे हृदय में आ गए थे। लेकिन 2006 में जब मैं धार्मिक न्यास बोर्ड का अध्यक्ष बना तब मैंने इन पर बहुत शोध किया था, खास करके जमीन हड़पने वाली प्रवृत्ति को लेकर के, और एक मैंने बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बनाया था। जो पटना हाई कोर्ट में हमने जमा किया, जिसके कारण वो जमीन जो पटना की जमीन हड़पी गई थी वो खाली हुई। आपको कोई नेता या पुलिस अफसर का तब फोन आया था कि आप आसाराम की ये बात जो कर रहे हैं आप मत कीजिए, या तो उनके सामने जो केस लड़ रहे हैं वो मत करिए? नीतीश जी के यहाँ पैरवी हुई थी, नीतीश जी ने उनको जवाब दे दिया था कि जब किशोर कुणाल को मैंने धार्मिक न्यास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया तो नागपुर से उस समय माननीय सुदर्शन जी आरएसएस के चीफ थे, उन्होंने बधाई दी थी कि सबसे योग्य व्यक्ति को बनाया, और ये भी बतला दिया था कि अटल बिहारी वाजपेयी महोदय जी अयोध्या के विषय पर मुझसे विचार विमर्श करते हैं, तो जो नेता उनके यहाँ पैरवी में गए थे वो वापस चले गए थे। उनके यहाँ पैरवी जरूर हुई थी। उन्होंने मुझसे पूछा था, मैंने आसाराम बापू के बारे में सब कुछ बतला दिया था, उनका चरित्र क्या था, उन्होंने कैसे पूरे देश भर में जमीन हड़प रखी है, ये सब मैंने उनको बतला दिया था। और जब आसाराम बापू जी जेल गए तो नीतीश कुमार जी ने, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये बात सबको बतलाई थी कि कुणाल जी ने मुझे ये बात 4-5 साल पहले ही बतला दी थी कि ऐसी बात है। जब आपने नीतीश जी को ये बात बताई उस समय जब आसाराम पैरवी के लिए गए थे, तो नीतीश जी ने आपसे क्या कहा था कि ये आप केस छोड़ दीजिए या तो आप हम आपके साथ हैं? क्या बात की गई थी तब? ना जी ना, नीतीश जी में सबसे बड़ी विशेषता है कि वो हस्तक्षेप नहीं करते, प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करते। उन्होंने बतलाया कि ऐसे पैरवी में लोग आए थे, क्या मामला है आसाराम बापू जी का। तो पहले मैंने उनके बारे में, जो गुजरात में मैं था तब जानता था, वो बतला दिया, और फिर बिहार में कैसे उन्होंने जमीन पर कब्जा किया था ये बतला दिया। फिर उन्होंने कहा कि जैसा आप कर रहे हैं कीजिए, मेरा पूरा सपोर्ट है। नीतीश जी आज तक किसी भी प्रशासनिक काम में हस्तक्षेप अपने से नहीं करते हैं, केवल जानकारी लेते हैं कि क्या स्थिति है। आपने अपनी पुस्तक में वो व्याभिचार वाली भी बात की कि जब भी वो व्यास बैठते थे गादी पे जाके, व्यास गादी पे, तब भी वो व्याभिचार करके आते थे और गादी पे उतरने के बाद भी व्याभिचार करते थे। ये बारे में आपको कब जानकारी मिली या किसने कहा आपको इस बारे में? ऐसा है, यही कंप्लेंट मुझे मिला था जब मैं 1978 में डीसीपी था, और उस कंप्लेंट को खुजवाने के लिए 2000 ईस्वी में जब मैं गुजरात गया था वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के लिए, तो उस समय आसाराम बापू से मेरा कोई वैर नहीं था। मैं चाहता था कि वो कंप्लेंट लेटर मिल जाए तो मैं कोई भविष्य में किताब लिखूंगा तो उसमें इसको डालूंगा। तो वो कंप्लेंट नहीं मिला,
लेकिन उसकी पुष्टि बाद में वो जो नेताजी थे, मंत्री जी नीतीश जी के यहाँ गए थे पैरवी में, उनके द्वारा उसकी पुष्टि हो गई, लेकिन वो कंप्लेंट मुझे नहीं मिला था। और उस समय आसाराम बापू से मेरा कोई वैर नहीं था, सिवाय इसके कि उनके चरित्र के बारे में किसी ने मुझे लिख करके भेजा था जब मैं अहमदाबाद का डीसीपी हुआ करता था। जब आप वो पत्र लेने के लिए गए थे तब क्या हुआ? वो पत्र मिला नहीं मिला उसके बारे में भी आपने पुस्तक में कुछ लिखा हुआ है? नहीं, हाँ, पत्र इसलिए नहीं मिल पाया कि उस समय दो ही टेरिटोरियल डिवीजन थे। पूर्वी में मैं था, पश्चिमी में एस.एन. सिन्हा साहब थे। मेरे मित्रों ने जो वहाँ गुजरात में आईपीएस अफसर थे, उन लोगों ने कहा कि थाने का नाम ख्याल हो तो हम लोग वहाँ खोजवाएं, लेकिन इतनी पुरानी बात हो गई थी, 78-22 साल के बाद मैं गया था कि मैं और 2-3 महीना में रहा, खोजवाने की कोशिश की, वो नहीं मिल पाया। मिलता तो मैं उस पूरे पत्र को किताब में वर्बेटम डाल देता, अक्षरशः डाल देता क्या उस पत्र में लिखा हुआ था, लेकिन उस बात को मैं भूला नहीं था। 78 की बात भी 2000 ईस्वी में मुझे ख्याल थी और उसको खोजवाने की मैंने बहुत कोशिश की थी। मुझे आपसे ये भी जानना था, वो पत्र जो आप बता रहे हैं ये गुम कर दिया गया था या गुम हो गया था? आपको क्या लगता है, तटस्थ तौर पे आपको लगता है कि यहां से ही कुछ ऐसा हुआ था कि वो पत्र ना मिले, उस तरह से कुछ तैयारी की गई थी? नहीं जी, नहीं, अब ऐसा 22 साल पुरानी बात, मैं पुलिस में रहा हूँ, वो इतने पत्र आते हैं कि वो स्वाभाविक रूप से भी समाप्त हो गया होगा। सर मैं कमेंट नहीं कर सकता, इसलिए कि मैंने बतलाया होता कि कोतवाली थाने में अमुक व्यक्ति ने दिया है और तब नहीं मिलता, तब मैं सोचता कि पत्र गुम कर दिया गया। लेकिन मैं 22 साल के बाद गया था, लेकिन उस पत्र के का प्रभाव मेरे दिमाग में था, इसलिए मैं खोजने गया था। क्योंकि जब पत्र मिला था, आसाराम बापू उतने बड़े संत नहीं थे 1978 में, लेकिन 2000 ईस्वी में जब मैं गया था तो उस समय आसाराम बापू की धूम मची रहती थी, इसलिए मैंने सोचा था कि शायद वो पत्र मिल जाए तो मैं किसी किताब में डालूंगा। उस समय आसाराम बापू से मेरी दुश्मनी या बैर कहिए, जब उन्होंने पटना की जमीन कब्जा कर ली थी, उससे मेरी उनसे लड़ाई हुई थी। और फिर समझिए कि वो जब जमीन खाली हो गई तो मेरा बैर समाप्त हो गया, मैं फिर तटस्थ हो गया। जब उन पर केस हुए तब मुझे लगा कि वो शायद 78 में जिसने वो पत्र दिया था वो व्यक्ति सच्चा रहा होगा, सच्चे ढंग से उसने सबको वो चेतावनी दी होगी, सबको बतलाया होगा कि ये व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति कैसे हैं। जी शुक्रिया किशोर कृणाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पूर्व ડીસીપી રહી ચૂક્યા છે અમદાવાદના અને તેઓએ જે સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે તેઓને આ વિશે ખ્યાલ આવી ગયો હતો। 1978માં એક પત્ર તેઓને મળ્યો હતો અને ત્યારબાદ તેઓ ગુજરાત પોસ્ટિંગમાં જ્યારે 2000માં આવ્યા ત્યારે આખું પરિણામ બદલાઈ ગયેલું હતું, જે માહોલ હતો તે આખો આશારામમય થઈ ગયો હતો, પરંતુ તેઓને આ વિશે સમગ્ર ખ્યાલ હતો અને જ્યારે આ ઘટના ઘટી ત્યારે તેઓને વિશ્વાસ હતો કે જે આરોપો લાગ્યા છે તે સાચા છે।